से हैं आज हम एनसीईआरटी सीरीज में एक नया चैप्टर लेकर फिर आए हुए हैं। और चलिए आज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हम पढ़े थे भारत में यूरोपियन व्यापारियों के आगमन को ख़त्म किए थे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप वहां पे जाके देख लीजिए मेरा प्ले लिस्ट में, ठीक है। उस समय ज़्यादा नहीं गंवाना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था और यह 1717 से 1727 ईस्वी तक रहा था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद किया था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद किया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलवर्दी खान ने किया था। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला के काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ? तो लॉर्ड क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। चलिए भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध यानी कि 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर अब पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अगला कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर ने किया था। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और अंग्रेजों के साथ मिल गया था गद्दी के लोभ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। चलिए प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से, और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्रमुख घटनाएं और उसकी तिथियों के बारे में देख लेते हैं। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो 20 जून 1756 को घटी थी। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। भारत के बनारस की संधि हुई थी तो वर्ष 1773 में। बनारस की संधि कब हुई थी? वर्ष 1773 में हुई थी। चलिए वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर कासिम को, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं को क्या किया था? पराजित किया था। चलिए बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था अंग्रेजों से मिलकर। बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन है किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। चलिए उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक की बात कर लेते हैं। तो बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। बंगाल का संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था, और 1717 से 1727 ईस्वी तक इसका स्थापना का काल रहा था। हैदराबाद का स्थापना किसने किया था? तो निजाम उल मुल्क, और इसी को किनकिलिज खां भी कहा जाता है, ठीक है। और भरतपुर की स्थापना किया था चूड़ामन और बदन सिंह ने 18वीं शताब्दी में किया था। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक की स्थापना सादत उल्ला खां ने किया था। कर्नाटक की स्थापना सादत उल्ला खां ने 18वीं शताब्दी में किया था। और अवध की स्थापना किया था सादत खां बुरहान उन मुल्क ने 1722 से 1724 ईस्वी के बीच। जयपुर की स्थापना किया था 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह ने किया था। जयपुर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने, जो से जयपुर, जो से जय सिंह, ये याद रखना। रोहिल पठान की स्थापना मोहम्मद
खां बंगस ने किया था। रोयल पठान की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद खां बंगस ने 18वीं शताब्दी में। मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हैदर अली ने किया था। मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हैदर अली ने किया था। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल और कर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। अब चलिए क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के बारे में भी हम देख लेते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राजा रणजीत सिंह को माना जाता है। 1799 ईस्वी में किया था। सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। चलिए, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि की बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच संपन्न हुआ। अब चलिए और फैक्ट देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी मेरी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। और 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो लाहौर की संधि से 1846 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की संधि द्वारा समाप्त हुआ तो लाहौर की संधि से 1846 में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो राजा खड़क सिंह था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह था। महत्वपूर्ण संधि की बात कर लेते हैं तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665। बड़गांव की संधि 1779 में। बड़गांव की संधि 1779 में। सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। सालवाई की संधि 1782। सालवाई की संधि 1782। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817 में। पूना की संधि कब हुई थी? 1817 में। और लाहौर की संधि कब हुई थी? 1806 में। लाहौर की संधि 1806 में। और अमृतसर की संधि 1809 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गव के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1849 में हुई ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। चलिए, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा। और आपको ये भी पता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुई थी? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चलिए अब देख लेते हैं क्या आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में भी देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ था। ठीक है। और उस समय मैसूर का शासक हैदर अली था। और बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेरे लस्ट था। बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड बेरे लस्ट था। और ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। यह युद्ध जो है मद्रास की संधि से क्या हुआ था? समाप्त हुआ था 1769 ईस्वी में।
अब इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं कि प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध की विशेषता क्या रही। तो हैदर अली भारत का प्रथम शासक था। हैदर अली भारत का प्रथम शासक था। हैदर अली भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। जो अंग्रेजों से क्या हुआ था, पराजित नहीं हुआ था। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। उस समय मैसूर का शासक हैदर अली था और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट था। और यह संधि जो है मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। और इसकी प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध की विशेषता की बात की जाए, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। अब द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध क्या कहता है कि 1780 से 84 ईस्वी तक हुआ था। यहाँ का भी शासक मैसूर था। उस समय भी शासक कौन था, तो मैसूर था, हैदर अली था, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो है मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था 1784 में। और इसकी द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध की विशेषता की अगर बात करते हैं तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। चलिए तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात कर लेते हैं तो ये 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। उस समय शासक टीपू सुल्तान था। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय सुल्तान कौन था, तो टीपू सुल्तान था। और अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था 1792 ईस्वी में। और टीपू सुल्तान की स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध में। और जो सबसे महत्वपूर्ण है चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। यह हुआ था 1799 ईस्वी में। उस समय शासक टीपू सुल्तान ही था। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के समय शासक कौन था, तो टीपू सुल्तान था। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे, लॉर्ड वेलेजली थे। और यह मैसूर सहायक संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। और इसकी विशेषता की अगर बात कर लेते हैं, चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध की विशेषता की बात कर लेते हैं, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में हुई और पुनः वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। अब चलिए, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। अब ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ, तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। तो आपको पहले भी बताए थे कि इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। एक हुई थी 12 अगस्त 1765 को और द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। तो अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हो गया, तो इलाहाबाद की संधि से हुआ था वर्ष 1765 को। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, तो वारेन हेस्टिंग ने कर दिया। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, तो वारेन हेस्टिंग ने कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ, सत्येंद्र नाथ टैगोर को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग की अगर बात करते हैं, तो एंचिसन आयोग किस वर्ष आया था, 1886 में आया था। एंचिसन आयोग किस वर्ष आया था, तो 1886 में आया था। और ये लॉर्ड डफरिन के समय आया था। ठीक है, अब इस लिंकटन आयोग की एक बात करते हैं, तो इस लिंकटन आयोग कब आया था, तो 1912 में आया था। इस लिंकटन आयोग कब आया था, 1912 में आया था। और यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। और तीसरा है ली आयोग, और यह 1923 में आया था। ली आयोग कब आया था, 1923 में, और यह लॉर्ड रीडिंग के समय आया था। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था, तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था, तो ली आयोग के सुझाव पर। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त
प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था 1798 ईस्वी में। ठीक है। व्यापक सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। व्यापक सिद्धांत या राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। चलिए, राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य हैं तो सतारा कब अधिग्रहण किया गया था? 1848 में। जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, और बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, और झांसी का अधिग्रहण किया गया था 1853 में, नागपुर का 1854 में, और अवध का 1856 में अधिग्रहण किया गया था। चलिए, चतुराई पूर्व निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से है। चतुराई पूर्व निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। चलिए, लॉर्ड लिंटन के आयोग, लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में किस आकार आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग का। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग ये बना था। ठीक है। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अब ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार की अगर बात करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। नेपाल पर अधिकार 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है। और सिंध पर अधिकार 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने किया था। भूटान पर 1865 में लॉर्ड लॉरेंस ने किया था, और बर्मा पर 1885 में लॉर्ड डफरिन ने किया था। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। ठीक है। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। चलिए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देख लेते हैं। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। वर्ष 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। चलिए, यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पाम दत्त है। वर्ष 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो JN टाटा के द्वारा की गई थी। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो JN टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कवास जी डाबर द्वारा। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो कवास जी डाबर द्वारा। वर्ष 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो सेरामपुर, पश्चिम बंगाल में।
भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 में। भारत में प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पनिक्कर ने 1765 से 72 के काल को डाकू राज कहा है। प्रमुख कृषि पद्धति, तिनकठिया प्रथा की अगर बात कर लेते हैं तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण जो बिहार में पड़ता है, क्या किसानों को अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। यानी कि तिनकठिया प्रथा में 3/20 भाग पर खेती नील की करना अनिवार्य होता था। अब ददनी प्रथा की भी बात कर लेते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। चलिए, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार थी? तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था 3 प्रकार से बांटा हुआ था। पहला था अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। पहला क्या था? अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। दूसरा था रैयतवारी और तीसरा क्या था? महालवाड़ी था। तो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। ये भी पूछ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू कब हुआ था? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है। रैयतवारी, तो रैयतवारी लागू किया था तो टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो टॉमस मुनरो ने कब किया था? 1820 ईस्वी में। अगर इसको याद रखने का ट्रिक है कि रायता के साथ क्या? टमाटर मिला के खाना है। रायता के साथ टमाटर, रायता के साथ क्या? टमाटर। कब? 1820 ईस्वी में लागू हुआ था। रायता के साथ टमाटर मिलाने की व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में लागू हुआ था। अब तीसरा आ गया महालवाड़ी। महालवाड़ी की अगर बात करते हैं तो महालवाड़ी से समझना है कि पूरा मोहल्ला की बात हो रही है। तो होल्ट मैकेंजी महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में। चलिए, जमींदारी व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई, मद्रास और असम में फैला हुआ था। और महालवाड़ी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में था। चलिए, एक चीज़ और देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त समस्त ब्रिटिश भारत का 19% था। अस्थाई बंदोबस्त जो था जमींदारी बंदोबस्त कितने प्रतिशत लगाया जाता था? तो 19% समस्त ब्रिटिश भारत का। रैयतवाड़ी की बात करते हैं तो ये समस्त ब्रिटिश भारत का 51% था। और महालवाड़ी समस्त ब्रिटिश भारत का 30% था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को होता था। जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था? भूमि अधिग्रहण सदैव जमींदारों के लिए, जमींदारों को मतलब जमींदारों का होता था। और इसमें भूमि का मालिक कौन होता था? किसान होता था। इसमें भूमि का मालिक कौन होता था? किसान होता था। और महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? भूमि पर गांव का अधिकार होता था। अभी जैसे बताएं, महालवाड़ी मतलब पूरा गांव समझना है तो भूमि पर गांव का अधिकार होता था महालवाड़ी व्यवस्था में। महलवाड़ी में भूमि का मालिक कौन होता था? किसान होता था। और अस्थाई या जमींदारी में कौन होता था? तो भूमि अधिग्रहण सदैव जमींदार को दिया जाता था। अब चलिए, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी किसमें? अस्थाई बंदोबस्त में। क्वेश्चन पूछेगा क्या ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी जमींदार की किस व्यवस्था में थी? तो अस्थाई बंदोबस्त में थी। अब चलिए, दूसरा, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? किसान की थी। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखियाओं की थी। किसमें? महलवाड़ी व्यवस्था में। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। जमींदारी व्यवस्था अगर इस तरह आया तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। कृषकों की दरिद्रता बढ़ गई। किसान में ठहराव तथा अवनति हो गई। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का क्या हुआ? उदय हो गया। और कृषि का वाणिज्यकरण हो गया। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश
क्षेत्रों पर लागू थी? तो रैयतवारी। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी? तो रैयतवारी। कितनी थी? तो 52% था। अगला क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक की अगर बात कर लेते हैं तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा की व्यवस्था की थी। क्वेश्चन पूछेगा कि इजारेदारी प्रथा लागू किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए क्या था? यानी कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग सिस्टम यानी कि इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, और अगला जो हम पढ़ेंगे तो अगला सन 1857 की क्रांति स्टार्ट करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा।